चल, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी वर्ड सुनते बराबर और क्या क्या याद आता है ये बताओ पहले। ये पढ़ा तो है पहले, ये नया वर्ड नहीं है हमारे लिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुमको क्या क्या याद आता है ये बता। एडीआर जीडीआर याद आता। एडीआर का लॉन्ग फॉर्म अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और जीडीआर का लॉन्ग फॉर्म, तो वहां पर डिपॉजिटरी का काम क्या है? कन्वर्ट शेयर्स इनटू डिपॉजिटरी रिसीट, तो शेयर्स का कन्वर्जन इनटू डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, और ये रिसीट्स में कन्वर्ट क्यों किया था? ये रिसीट्स कहाँ इशू होने वाली है? फॉरेन में, मतलब इंडियन कंपनीज आर इंटेंडिंग टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट, तो वहां पर वो क्या बेच रहे हैं? डिपॉजिटरी रिसीट्स बेच रहे हैं। अगर अमेरिका में बेच रहे हैं तो एडीआर बेचेंगे, अमेरिका के अलावा इशू करेंगे तो वो जीडीआर बेचेंगे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में बेचेंगे तो वो जीडीआर इशू करेंगे। समझ आया? तो वहां पर डिपॉजिटरी रिसीट इसीलिए इशू की जा रही थी क्योंकि वो फंड रेजिंग करना चाहते फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स, फ्रॉम फॉरेन पीपल, इस वजह से उन्होंने डिपॉजिटरी रिसीट्स में कन्वर्ट किया। समझ आया? कन्वर्जन का बेनिफिट है, और ये कन्वर्जन कर रहा कौन? डिपॉजिटरी। और कोई काम याद आता है? डिपॉजिटरी, अंडरराइटिंग, कुछ और? डिपॉजिटरी ये वर्ड और किधर पड़ा है वो याद कर लो, पढ़ा तो है। शेयर्स के रिलेशन में पढ़ा है, करेक्ट, लेकिन कुछ और, इसके अलावा कुछ और? हमार बोल। वेरी गुड, डीमटेरियलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये करता कौन अगेन? डिपॉजिटरी। फिजिकल फॉर्म में शेयर्स आते और वो इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज इशू करता ऑन डिपॉजिटरी। तो कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, इज टेकन ओवर बाय डिपॉजिटरी। ठीक है, कुछ और कहीं डिपॉजिटरी याद आता है? डिपॉजिटरी इस टर्म में एक वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिटरी इस टर्म में एक वर्ड है डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट का मतलब क्या है कि शेयर सर्टिफिकेट्स आर डिपॉजिटेड विथ डिपॉजिटरी इन फिजिकल फॉर्म, मतलब डिपॉजिटरी के पास में एक सेफ रूम है। क्या है? सेफ रूम, जैसे बैंकों में लॉकर रूम होता है, जैसे इधर सेफ रूम। इस सेफ रूम में डिपॉजिटरी क्या रखता? फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स, मतलब कुछ कंपनीज से उसको शेयर सर्टिफिकेट्स आते हैं, वो शेयर सर्टिफिकेट वो इस सेफ रूम में जाकर रख देता, मतलब लॉकर रूम में रख देता, ताला चाबी लगा। रीजन है उसके पीछे क्योंकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और जैसे ही उसके पास ये आ जाते तो ऑन दी अदर हैंड वो इशू करता है इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज। तो डिपॉजिटरी के पास जब तक के फिजिकल शेयर्स नहीं आते तब तक के वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इशू नहीं कर सकता। समझा? अब डीमैट का प्रोसेस अपन ने पढ़ा था, लेकिन डीमैट के प्रोसेस में क्या पढ़ा? तो मैंने उसको ऐसे पढ़ाया था कि करेंसी नोट्स, जब आपके जेब में 100 रुपए का नोट है तो उस 100 रुपए के नोट पर नंबर होता है। आप जैसे ही ये 100 रुपए डिपॉजिट कर देते बैंक में, वो नोट नंबर गायब हो जाता है। आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज करके क्रेडिट का मैसेज आएगा, डिपॉजिटेड का मैसेज आएगा, नोट नंबर लिखकर नहीं आता। तो फिजिकल फॉर्म में नोट नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोट नंबर, मतलब देयर इज अ डिस्टिंक्टिव नंबर इन फिजिकल फॉर्म, देयर इज नो डिस्टिंक्टिव नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये भी किसकी वजह से हुआ? डिपॉजिटरी की वजह से, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, ये कौन करता? डिपॉजिटरी करता। तो डिपॉजिटरी जैसे ही फिजिकल सर्टिफिकेट खुद के पास में रख लेता, वो सीरियल नंबर गायब कर देता, मतलब उसके ऊपर से डिस्टिंक्टिव नंबर गायब कर देता और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स इशू करता है, जिस वजह से डिस्टिंक्टिव नंबर हो जाते गायब। सिंपल सी भाषा, जब आप अपना 100 रुपए का नोट, उसके ऊपर नोट नंबर होता है जो डिस्टिंक्टिव है। डिस्टिंक्टिव का मतलब
उस नोट को दूसरे 100 रुपए के नोट से वो अलग करता है। कैसे? हर नोट का नंबर अलग होता है, देखा ना? अगर नोट के नंबर सेम होने लगे तो फर्जी है, मतलब जाली नोट है, मतलब फेक नोट है कि किसी भी नोट का नंबर सेम नहीं होता, हर नोट यूनिक होती है, हर नोट यूनिक होती है। हर करेंसी नोट 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 और 2000 तो जाने वाले हैं। हर नोट के ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर है और हर डिस्टिंक्टिव नंबर उस नोट को यूनिक बना देता। बोले नहीं ना सर, सब सेम ही तो दिखते नोट। सेम नहीं है, नंबर अलग है। तो नंबर अलग है इसका मतलब नोट भी आया का, इसके लिए उसको बोलते डिस्टिंक्ट। जी, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम यू, तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो कहाँ पर आएंगे? डिस्टिंक्टिव। आई एम डिफरेंट फ्रॉम, डिस्टिंक्ट। तो एक चीज दूसरे से अलग कैसे है, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव। इट मींस एक 100 रुपए का नोट दूसरे 100 रुपए के नोट से अलग कैसे है? तो दोनों के नंबर अलग अलग। अब समझा क्या? तो व्हेन शेयर्स आर इन फिजिकल फॉर्म, तो एक शेयर दूसरे शेयर से, एक शेयर जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का है वो दूसरे शेयर जो कि अगेन रिलायंस इंडस्ट्री का है उससे अलग कैसे है? तो दोनों के नंबर्स अलग अलग। अब समझा पक्का? तो ये लेकिन कब होता था? जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते तब होता। आज के तारीख में शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को अडॉप्ट करने में बहुत समय लगा। अडॉप्ट मतलब लोगों को हजम करने में बहुत समय लगा। देखो आज भी बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं या फिर पुराने लोग हैं, ओल्ड एज पीपल, जो करेंसी में बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम हमारे पास में नोटों की गड्डी होनी। वो बैंकों पे भरोसा नहीं करते, तो वो डिपॉजिट नहीं करते पैसे, वो अपने पास ही रखते पैसे, चाहे वो कितने भी अनप्रोडक्टिव हो जाए पैसे, लेकिन वो पैसे अपने पास ही रखना पसंद करते हैं कि अभी तक उनका पूरे तरीके से ट्रस्ट बिल्ड। इसके लिए आज भी हम सिस्टम में सर्कुलेशन ऑफ करेंसी भी है प्लस बैंकिंग भी है, मतलब हमारा सिस्टम अभी मिक्स चल रहा है। हम कंप्लीटली ऑनलाइन पे शिफ्ट कंप्लीटली नहीं हुए, मैक्सिमम हो चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी हम कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शेयर बाजार में आज की तारीख में, मतलब इन 2023, हमने कंप्लीटली उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन में कन्वर्ट कर लिया है। अब फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स इशू, समझा? अनलेस डिमांडेड, मतलब जब तक कि कोई शेयर होल्डर खुद जाकर ये डिमांड नहीं करता कि मुझे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तब तक कि कोई कंपनी, कोई डिपॉजिटरी शेयर्स फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं करती। मतलब आज की तारीख में सारा शेयर्स का बाजार इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। मैं इसको 3 फेज में पढ़ाऊं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट फेज क्या था? जहां पर पूरा पूरा फिजिकल था, मतलब देयर वर शेयर सर्टिफिकेट्स ओनली, कंप्यूटर का काम ही नहीं था। फिर आया फेज 2, जहां पर फिजिकल भी था और इलेक्ट्रॉनिक भी था, मतलब लोगों के पास चॉइस थी। और अभी एक दौर चल रहा, मतलब फेज 3, जहां पर सब कुछ ये पढ़ा रहा था। तो समझ आया कुछ? ये जो फेज था इसमें थोड़ी ज्यादा दिक्कतें थी। क्यों? लोग जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। समझा कि नहीं समझा? समझा? देखो, तुमको 10,000 के नोटे चाहिए या 10,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करो? ऑनलाइन चाहिए। क्यों? कैश संभाल के नहीं रख सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का बेनिफिट सुना दिया था, बराबर है? इलेक्ट्रॉनिक का बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है? कि आपको नोटे संभाल कर रखने की जरूरत नहीं, कैरी करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली क्यूआर स्कैन करोगे, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, राइट? ये सब आपको फैसिलिटी मिल गई। जो फैसिलिटीज ने आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट दूर कर दिया, लॉस ऑफ करेंसी नोट्स। नोट के फटने का डर चला गया, नोट्स घूमने का डर चला गया, कैरी करने का डर चला गया, भीगने का डर चला गया। बहुत सी बार ऐसा होता था कि मम्मी को जेब में नोटें मिलती थी और मम्मी धो डालती थी, फिर कपड़ों के साथ साथ नोटें भी सूखी हुई मिलती, बराबर है कि नहीं? वो डर चला गया। क्यों?
अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो चुका है। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉनिक का बेनिफिट सुनाया। तो 3 फेजेस था। सबसे पहले फिजिकल था, उसके बाद में फिजिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक चलाया, लेकिन अब जैसे ही समझ में आ गया, सभी को एक्सेप्ट हो गया, तब कंप्लीट कन्वर्जन हो चुका है इनटू इलेक्ट्रॉनिक। आज की तारीख में कोई भी कंपनी जब भी आईपीओ करेगी या एफपीओ करेगी, वो करेगी इन इलेक्ट्रॉनिक। याद आया? याद रहेगा? सॉरी, पक्का? इसके अलावा अपन ने और एक चीज पढ़ी थी, फाइनेंशियल मार्केट की। कितने मार्केट से? कौन सा? दूसरा, हाउ इज मनी मार्केट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट? शॉर्ट टर्म है कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट करता, कैपिटल मार्केट सेबी रेगुलेट करता, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और रिस्क मनी मार्केट में कम है, ज्यादा है, बराबर है। और लेकिन हमने एसपी के बुक में, मैंने एक डायलॉग मारा था ये पहले भी, कि एसपी के पूरी किताब में 12 चैप्टर्स में से सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है जहां पर मनी मार्केट पढ़ना होता है, बाकी पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स में आपको कैपिटल मार्केट ही पढ़ाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम चैप्टर अभी भी पढ़ रहे हैं वो कहाँ से रिलेट करेगा? क्या वो कहा जाएगा? कैपिटल मार्केट में जाएगा। समझ आया? मतलब अभी अपने को मनी मार्केट से कोई काम। कैपिटल मार्केट में 2 डिवीजन थे, याद है? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब फ्रेश इशू मार्केट बोला गया, फ्रेश को बोल सकते न्यू इशू मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट को सेकेंड हैंड मार्केट बोला गया। याद है? OLX का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। और एक चीज बताई थी मैं फोन का ही, कि अगर मैंने एप्पल कंपनी से डायरेक्ट फोन खरीदा तो वो कहाँ जाएगा? प्राइमरी मार्केट में। जैसे ही मैं एप्पल कंपनी का फोन बेचने निकाल दूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी मार्केट। उसी प्रकार जब मैं एप्पल कंपनी के शेयर्स खरीद रहा आईपीओ के, तब वो कहाँ जाएगा? प्राइमरी। और जैसे ही मैं ये शेयर्स ट्रेड करूंगा वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी। याद आया? पक्का? लेकिन ये सब कुछ पढ़ने से पहले मत पढ़ेंगे 2 चीजें, फॉर्म्स ऑफ शेयर्स। तो हेडिंग डालो, कुछ निकालो। फॉर्म्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स नहीं, टाइप्स भी नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ शेयर्स। एंटर हेडिंग डालना था, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी डाला हूँ। ये 2 डिवीजन, एक में क्या लिखेंगे? फिजिकल फॉर्म। दूसरे में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल फॉर्म के नीचे एरो बनाओ, में लिखो हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपीज का मतलब होता एक्चुअल पेपर, मतलब वहां पर पेपर वर्क आएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या लिखूं? वेरी गुड, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी के नीचे लिखूंगा मैं शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट इज अ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के नीचे क्या लिखूं? वारंट कैसे आएगा बेटा? वारंट भी तो पेपर ही है। वारंट और शेयर सर्टिफिकेट दोनों भी फिजिकल में जाते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि सर्टिफिकेट पे नाम होता है और वारंट पे नाम नहीं, वो बेरर रहता, इतना ही अंतर है। लेकिन दोनों जाते फिजिकल फॉर्म, तो वारंट नहीं आएगा। हाँ बताओ। एग्जैक्टली, डीमैट अकाउंट लिख दो। डीमैट
नेक्स्ट फिजिकल में अगेन बताओ क्या लिखेंगे? डिस्टिंक्टिव नंबर होता है नहीं होता है? इज प्रेजेंट. देयर इज नो डिस्टिंक्टिव और क्या आ सकता है? फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफरेबल है लेकिन फ्रीली ट्रांसफरेबल क्या क्या? फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब बाय मियर डिलीवरी, याद है लिखा भी अपन ने कि अगर मैं ये कागज डायरेक्टली किसी को हैंड ओवर करके ट्रांसफर कर सकता हूँ तो मतलब ये फिजिकली सॉरी फ्रीली ट्रांसफरेबल. लेकिन अगर इस कागज को ट्रांसफर करने के लिए मुझे और एक कागज बनाना पड़ रहा तो मतलब ये फ्रीली ट्रांसफरेबल. समझा क्या? तो क्या करेंसी नोट्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है या नहीं? हाँ है, क्योंकि आप 100 रुपए का नोट देते हो और बदले में चीजें खरीद लेते हो. क्या पक्का? ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल है और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल में लिख दो ट्रांसफरेबल बट नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. ठीक है, और कुछ लगता है इसमें आएगा? तो बोलो बोलो. पेपर वर्क दस्ता में कागज है, इसमें कागज नहीं, तो पेपर वर्क पेपरलेस. क्या क्या पेपर वर्क काय में जाएगा? फिजिकल. पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक में. क्या लिखना है लिखो, वो ऑब्वियस भी बात है वैसे. लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो. पेपर वर्क फिजिकल में और पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक. क्यों? वो अलग चीज है ना, वर्ड ही अलग हो जाएगा. समझा ये फॉर्म्स ऑफ शेयर्स? अभी फॉर्म्स पढ़ाने के पीछे कारण क्या है? आपको पढ़ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक ही है लेकिन वो पैरेलली आपको फिजिकल के साथ कंपैरिजन बताएंगे चैप्टर के दौरान जब हम पढ़ेंगे. तो एक्चुअली पढ़ना आपको इलेक्ट्रॉनिक है मगर वो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाते पढ़ाते आपको कंपैरिजन बताते हैं काय का? फिजिकल का, कि फिजिकल में क्या होता था और आज इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है. ये कंपैरिजन चलता है. इसके लिए अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि भाई फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है. ठीक, एक चीज मेरे तरफ से, डीमटेरियलाइजेशन ये कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक. तो रीमटेरियलाइज्ड तो आपको लिखना क्या है देख लो पहले. रीमटेरियलाइज्ड लिखना है, रीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. और इधर लिखेंगे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. ठीक ठीक. क्लियर? तो शुरू करते हैं. फाइनेंशियल मार्केट के दो डिवीजन थे, एक था मनी मार्केट और एक था कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट से कोई काम नहीं है क्योंकि इस किताब में अब अपने को मनी मार्केट दोबारा पढ़ना नहीं है, हम पढ़ चुके जहाँ पढ़ना था. अपने को काम का ऐसे अभी, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो काय में पढ़ रहे हैं? कैपिटल मार्केट. उसमें भी टू बी मोर स्पेसिफिक हम फिलहाल सेकेंडरी मार्केट नहीं पढ़ेंगे अभी. चैप्टर में आगे आएगा
लेकिन अभी हम शुरू जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, प्राइमरी से। ये समझा? मैं हेडिंग डाल लेता, तुम मत डालो। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में दो डिवीजन आएंगे, एक फिजिकल फॉर्म आएगा और एक आएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ध्यान देना प्लीज। तो अपन ने पढ़ा है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, क्यों करती है? फंड रेजिंग के लिए। तो सिंपल सा चार्ट अगर बने तो ऐसा दिखेगा कि कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती और बदले में पैसे लेती। इन पैसों को हम कैपिटल बुलाते हैं, राइट? पक्का? बहुत सिंपल है, कंपनी शेयर बेच रही और बदले में पैसे ले रही। समझा कि नहीं समझा? तो कंपनी डायरेक्टली शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही, किसको? पब्लिक। ये कहाँ जाएगा? एग्जैक्ट, वो जाएगा फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म का चार्ट बड़ा सिंपल सा है, छोटू सा है, सिंपल सा है। यहाँ पर कंपनी ने इशू किए शेयर्स, मतलब अल्टीमेटली शेयर सर्टिफिकेट्स टू द पब्लिक, दैट इज इन्वेस्टर्स, और बदले में लिए पैसे, दैट इज कैपिटल। क्या मैं ऐसा बोल सकता कि फिजिकल फॉर्म में कंपनी और पब्लिक का डायरेक्ट कनेक्शन है? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई और पार्टी दिख रही है, कोई मीडिएटर है? नहीं है। इसका मतलब वी कैन से कि देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। इन विच फॉर्म? ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल है मेरे पास। आप शॉपकीपर शॉप पे गए, प्रॉपर फिजिकल शॉप पे गए, वहां से आपने 40 रुपए वाला फ्रूट एंड नट खरीदा, डेयरी मिल्क वाला। कितने का? 40 रुपये। 40 रुपये देंगे, चॉकलेट लेंगे, सिंपल है। क्या आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ? हाँ। लेकिन वही डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट अगर आपने अमेजोन से खरीदा तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, क्योंकि वहां पर अमेजोन मीडिएटर का काम। समझा क्या? शॉपकीपर इज लिस्टेड ऑन अमेजोन एंड यू आर परचेजिंग फ्रॉम अमेजोन। तो अमेजोन ने काम क्या किया? शॉपकीपर को मिलाया किससे? समझ आया? तो वहां पर लेकिन शॉपकीपर का और कस्टमर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन जब आप फिजिकली शॉप पर गए थे तब डायरेक्ट कनेक्शन हुआ था। आपने डायरेक्ट किससे बात की थी? शॉपकीपर से। आपने चॉकलेट किसके हाथों से ली थी? शॉपकीपर के। आपने पैसे किसके हाथ में दिए थे? शॉपकीपर। तो देयर वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन। यस। तो पहले जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हुआ करते थे, वहां पर डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट होता था, किसका? इन्वेस्टर। कि इन्वेस्टर अप्लाई करता था डायरेक्टली कंपनी को। सर ने आज लेक्चर के दौरान ये चीज का जिक्र किया था कि फॉर्म फिल करते थे और ये फॉर्म चेक और ड्राफ्ट के साथ भेजते थे कंपनी को। बराबर बोला? यही बोला सर ने। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट था। समझ आया? लेकिन अभी हम कौन से फेज में? फेज 3 में। और फेज 3 में सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो सर यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं। तो चार्ट बड़ा है तो मैं यहाँ नहीं बना रहा, चार्ट नीचे बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक का। ध्यान देना। तो दो चीजें कॉमन रहेंगी, एक कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही और दूसरा हमारा ये दोनों कॉमन रहेंगे। इस बीच में पहले कंपनी को क्या करना है? कंपनी आज भी शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ही इशू करती, लेकिन इन्वेस्टर को नहीं, किसी और। वो किसी और कौन? एक्चुअली यहाँ पर आएगा बीच में डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी ये शेयर सर्टिफिकेट कहाँ रखेगा? सेफ रूम, लॉकर रूम, क्योंकि फिजिकल है। एविडेंस है उसके पास कि उसने पहले शेयर सर्टिफिकेट्स लिए थे, जिसके बदले में वो इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज इशू कर रहा है। कुछ समझा कि नहीं समझा? देख, ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है। आप बैंक में गए, आपने बैंक वाले को बोला मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए का ट्रांसफर दे। क्यों देगा? देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? उसको कुछ मिला के बदले में? तो पहले आपको उसको 20,000 की करारी नोटें देनी पड़ेंगी, मतलब 2,000 की 10, 500 की, इसमें होगा क्या? 40, 500 की 40 देनी पड़ेगी। 100 की कितनी? 200। 100 की नोट कितनी? 200। ऐसे
वॉट एवर डिनोमिनेशन में आपको उसको पहले कैश में कितने रुपए देने, 20,000, तब वो आपके खाते में डिपॉजिट करेगा 20,000 रुपीज, बराबर है कि नहीं। उसी प्रकार डिपॉजिटरी को अगर इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स इशू करने हैं तो पहले उसके पास में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में आने, तो उसको पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में लेने पड़ेंगे और फिर वो इशू करेगा शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कुछ समझा? बस वही हो रहा है यहाँ पर। तो पहले डिपॉजिटरी ने शेयर सर्टिफिकेट लिए इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, का नाम है NSDL, वन ऑफ द डिपॉजिटरी। फिर ये इशू करेगा कंप्यूटराइज्ड एंट्री, समझा क्या? लेकिन अगेन कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर को फिजिकली तो देखने मिलेगा। तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए? एक डीमैट अकाउंट, और इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट किसके पास खुलता है? स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक्स, जीरोधा, कोटक सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जो स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रही है। शेर खान हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो स्टॉक ब्रोकर का काम कर रही है, जिसके पास आप जाकर खोलते हो डीमैट अकाउंट। तो आपका डीमैट अकाउंट खुला DP के पास। इसके पास DP क्या है? जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें स्टॉक ब्रोकर को एक टर्मिनोलॉजी दी है भाई, एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? DP। DP का लॉन्ग फॉर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या नाम है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या नाम है? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिर्फ वर्ड डिपॉजिटरी बोले तो बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि वो बड़ा इंस्टीट्यूशन, और उसके सामने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक छोटा इंस्टीट्यूशन। तो जब DP दिखे तो उसको कंफ्यूजन में मत लाना फ्रॉम डिपॉजिटरी। डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का काम किसका है? डिपॉजिटरी का है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। तो बोले सर पार्टिसिपेंट का काम क्या है? वो आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट बनाकर देता है, जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपने आज कौन से शेयर खरीदे, कौन से शेयर बेचे। आपके पास में कौन से शेयर्स है, आया क्या? तो जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन देख सकते हो, आप कंप्यूटर पे जाकर देख सकते हो, कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन जिस वेबसाइट पर आप कर रहे हो वो वेबसाइट किसका है? स्टॉक ब्रोकर का है, ना कि डिपॉजिटरी का है। किसका है? स्टॉक ब्रोकर का, डिपॉजिटरी का नहीं। समझा कि नहीं समझा? पक्का यहाँ तक पहुंचे क्या? देखो मैंने क्या क्या बताया। कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट्स दिए, इसको डिपॉजिटरी ने वो शेयर सर्टिफिकेट कहाँ रखे? सेफ रूम, लॉकर रूम में रखे, और जिसके बदले उसने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज, मतलब कंप्यूटराइज्ड एंट्री। और ये कंप्यूटराइज्ड एंट्री उसने किसको दिया? स्टॉक ब्रोकर को दिया, जहां पर ये इन्वेस्टर ऑलरेडी डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहा है। तो अब इन्वेस्टर को अपने IPO के खरीदे हुए शेयर्स कहाँ दिख रहे? डीमैट अकाउंट। समझा क्या? आज अगेन सर ने ये बताया था, मैं बता, सर ने आपको SBI का थोड़ा बहुत वो फोटोज बताया। इसके अंदर सर ने बताया IPO नाम की चीज, कि अगर IPO के लिए अप्लाई करना है आपको, तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में पहले लॉगिन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप डीमैट में लॉगिन करोगे, आप वहां से IPO के सेक्शन में जाकर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर IPO अप्लाई करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको गूगल पे यूज करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो गूगल पे यूज करके देख लो। जब तक आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है तब आप गूगल पे यूज नहीं। वैसे ही जब तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तब तक आप डीमैट अकाउंट की फैसिलिटीज या फिर शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। शेयर ट्रेडिंग का या शेयर्स खरीदने और बेचने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? डीमैट अकाउंट। क्योंकि हम कौन से फेज में है? फेज 3, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जहां पर सब कुछ, तो वहां पर फिजिकल वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले शेयर्स आपको खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे? ऑनलाइन खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे? और ऑनलाइन खरीदने का बेसिक रिक्वायरमेंट है सिंपल। समझा? चार्ट कंप्लीट हो गया, और इतना ही चैप्टर है। पूरे चैप्टर में सिर्फ इतनी ही बकवास है, बकवास नहीं है रे, अच्छी चीज है। पूरे चैप्टर में यही बोला है। अगर ये समझा तो चैप्टर बहुत इजी जाएगा, नहीं भी समझा फिर पढ़ाएंगे इजी। ये थोड़ी बोलूंगा मैं कि नहीं समझा तो ठीक है कोई बात नहीं।
हाँ लेकिन सुनो, इसमें ना एक ही दिक्कत था ये चैप्टर के दौरान, ये चैप्टर में ना बहुत स्पेशल वोकैबलरी का यूज करते हैं, कैपिटल मार्केट के टर्म्स यूज करते हैं, तो वर्ड्स यूज करेंगे वो इतने इजी नहीं होंगे, टर्म्स बहुत स्पेसिफिक यूज होंगे। तो वोकैबलरी कहाँ से डेवलप हुई है, कैपिटल मार्केट की वोकैबलरी है, मतलब जो डिक्शनरी है वो प्योरली कैपिटल मार्केट की है, तो उसमें जो टर्म्स देखने मिलेंगे वो कैपिटल मार्केट के होंगे, तो आपको सिर्फ उतना ही टफ जाएगा। लेकिन अगर वो आपने बहुत शांति से और इजीली पढ़ लिए, जैसे मैंने एक रिप्लेसमेंट दिया, अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट याद नहीं आता तो स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर बहुत इजी टर्म समझ जाता है कि जहाँ से शेयर खरीद रहे हैं वो स्टॉक ब्रोकर है, तो बस स्टॉक ब्रोकर ही क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ऐसे अपन टर्म्स को थोड़ा इजी करें। अभी तक अपन ने पढ़ा डिस्टिंक्टिव नंबर, अब वो बोलेंगे फंजिबिलिटी, ये वर्ड यूज करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स का टर्म है बस, और कुछ नहीं, बस उतना ही टफ पार्ट है, बाकी पूरा चैप्टर जितना मैंने अभी समझाया उतना ही है, एग्जैक्टली उतना ही। अच्छा एक सवाल और, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनी का और इन्वेस्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? क्यों, बीच में दो और पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन समझा? भी इस चैप्टर के पेज नंबर 3 पे जाओ, इसमें आपको 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, बराबर है? देखो वही है क्या, इशूअर कंपनी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टर या फिर बेनिफिशियल ओनर। देखा मैंने बोला ना, अपन ने क्या लिखा, इन्वेस्टर, उन्होंने क्या लिखा, बेनिफिशियल। और मैं समझाऊंगा भाई वो बेनिफिशियल ओनर क्यों लिखते हैं, हम इन्वेस्टर क्यों लिखते हैं। हम इन्वेस्टर इसके लिए लिखते हैं क्योंकि हमको मालूम है इन्वेस्टर कौन है, लेकिन वो क्यों लिखते हैं बेनिफिशियल ओनर, ये पर चैप्टर के दौरान बताऊंगा, ठीक है? 4 पॉइंट्स यही है, पर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि देखो अपन ने ये सब कुछ कहाँ लिखा है, प्राइमरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट पार्ट किसका है, कैपिटल। अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इशूअर कंपनी मतलब जो शेयर्स इशू कर रही, दूसरा डिपॉजिटरी, तीसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एंड द फोर्थ वन इज, समझा? पक्का करूँ शुरू फिर, टाइम हो गया, 10:15 हो गए क्या, हो गए 1 मिनट है, फिर तो शुरू करेंगे। चलो शुरू करते, इंट्रोडक्शन रीड कर। पेपर सर्टिफिकेट, समझ गया क्या? पेपर है तो फिजिकल है, पेपर नहीं है तो हाँ घूम जाते हैं, बहुत सी बार होता तुम्हारे साथ में भी घुमा देते, कागज घूम जाता, फिर उसका डुप्लीकेट बनाना पड़ता। मिसप्लेस्ड, ये वर्ड से तो सभी रिलेट कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, रबर घूम जा रहे हैं, पेंसिल घूम जा रही है, शार्पनर घूम जा रहे हैं, दिमाग भी घूम जा रहे हैं, फिर ये तो कागज है, ये तो हवा में बह के चला जाता। आगे चांद पर आने वाला काम। अब देखो, आपने जब आधार कार्ड फर्स्ट टाइम बनाया था कुछ एफर्ट्स लिए थे क्या? क्या हुआ था बता सकते हो? देखो जाना तो पड़ा था कि घर पे आए थे, किसके घर पे आए थे, फिर क्या हुआ था बताना? मतलब जो ऑफिस है आधार कार्ड का एक सेंटर रहता, हाँ, तो वहां गए, फोटो क्लिक किया, रेटिना ले आऊंगा और बायोमेट्रिक लिया, करेक्ट, सारे सारे लेते हो, हाँ। तो इसका मतलब एक प्रोसेस है। अब मान लो आपका आधार कार्ड आपके हाथ से मिसप्लेस हो, अब क्या करना पड़ेगा? लेकिन वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आपको फिर से वो फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, फिर से रेटिना स्कैन देना पड़ेगा, मतलब वही प्रोसेस फिर से पूरी करनी पड़ेगी। चांद पर आएगा कि नहीं आएगा? पर आएगा ना, क्या यार वही, इससे अच्छा तो मैं कलर कॉपी बना के रखता,
तो कम से कम ये सब नहीं करना पड़ता। इसी वजह से हम आधार कार्ड की एक एक्स्ट्रा जेरोक्स हमेशा निकालते हैं, ताकि कभी किसी दिन अगर ओरिजिनल घूम भी जाए तो जेरोक्स नहीं, जेरोक्स पे से और जेरोक्स निकाल के हम अपना काम निकाल लें, ताकि उतने एफर्ट्स। तो कागज में एफर्ट्स तो है, इलेक्ट्रॉनिक में एफर्ट्स नहीं है। डिजी लॉकर लॉग इन करो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का मतलब आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस नंबर से लॉग इन करो, आपको आधार कार्ड ऑटोमेटिकली वहां पर देखने मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म घर बैठे बैठे लेटे लेटे कर सकते, आधी नींद में भी कर सकते, सिर्फ नंबर से ही डालना पड़ेगा, नहीं तो ओटीपी गलत नंबर पे जाएगा ना। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए नंबर से ही डालना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें लेटे लेटे हो रही आराम से। तो एफर्ट्स लेने पड़ रहे क्या? नहीं। तो वहाँ एफर्ट्स लेने पड़ते फिजिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं। जैसे आपके पास में कैश बहुत सारी है, कैश पहुंचानी पड़ती, तो वन पर्सन हैज टू गो टू द अनदर पर्सन टू पे कैश और टू रिसीव कैश, एफर्ट्स है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, ए तेरा क्यूआर भेज व्हाट्सएप पे, आजकल व्हाट्सएप भी स्मार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली क्यूआर स्कैन कर लेता खुद ही, बराबर है, एफर्ट लेस हो गया सब कुछ। अब आप अपने ही ऑफिस में बैठकर अपनी चेयर पे बैठकर ऑनलाइन ट्रांसफर का मजा ले सकते हो। जाना पड़ रहा, धूप में जाना पड़ रहा, देख लो खाली रहता 12 के बाद में सब रास्ते, क्यों? तो ट्रांजेक्शन हो कैसे रहे फिर? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक ने हमारे एफर्ट्स को कर दिया कम, संभालने को कर दिया कम, मतलब जो कैरिंग कॉस्ट था, कैरिंग कॉस्ट मतलब जो आपको वो कागज संभाल कर रखना पड़ता था, वो सब मैनेज हो गया, क्योंकि सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा ऑनलाइन। इसको आप आसान भाषा में बोलते हो क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज, ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर, राइट, वहाँ स्टोर होते सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी रोड ट्रिप पर भी निकले और किसी ने रास्ते में लाइसेंस मांगा तो डिजी लॉकर ओपन करो, लाइसेंस मिल जाता। अगर किसी ने रास्ते में आधार कार्ड मांगा, डिजी लॉकर ओपन करो, आधार कार्ड भी मिल जाता। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत जाती। और सबसे अच्छी बात, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को मान्यता है, मतलब दे आर टू बी एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्ट करना कंपलसरी। कोई अथॉरिटी आपको ये नहीं बोल सकती कि आपने फिजिकल नहीं बताया, आपने इलेक्ट्रॉनिक बताया, रिजेक्ट। ऐसी कोई अथॉरिटी आपके साथ नहीं कर सकती। अगर आपने जेन्युइन इलेक्ट्रॉनिक बताया है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट डिनाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओवर फिजिकल फॉर्म। समझ आया क्या? ही हैज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो। क्लियर है? पक्का? प्रॉब्लम है कोई? अच्छा, लॉन्गर टाइम क्यों रहता? कि प्रिंटिंग करनी पड़ती, प्रिंट करने के बाद में उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता, फिर वो आप मार्केट में बेच सकते हो, उसको एक प्रोसेस फॉलो कर। लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिंटिंग का पार्ट ही चला गया और फिर मार्केट में डायरेक्टली इशू किया जा सकता, तो प्रोसेस बहुत छोटी हो गई और स्पीडी हो गई, फास्ट। वही फिजिकल फॉर्म में प्रोसेस बहुत लेंदी है और टाइम कंज्यूमिंग। समझ आया? तो इधर फिजिकल में टाइम कंज्यूमिंग है, तो इलेक्ट्रॉनिक में टाइम सेविंग है। समझा? अभी फिजिकल में पेपर वर्क है, उधर पेपर लेस है। समझा है? इधर ट्रांजैक्शन लो स्पीड वाले हैं, मतलब स्लो है, और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांजैक्शन स्पीडी एंड फास्ट है। क्लियर? टोन मतलब फट जाते, और या तो टिकट वेट, फिर वो अपने आप फट जाते, उसके ऊपर का लिखा हुआ मिट जाता, ऐसा बहुत सी बार होता। तो डॉक्यूमेंट है ना अनएक्सेप्टेबल हो जाता फिर, क्योंकि वो ऐसा नजर आता कि वो जाली डॉक्यूमेंट है, किसने जानबूझ के ऐसा किया है। आप देखो कि अगर नोट बहुत ज्यादा फटी हुई रही तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसको, बराबर है? पता है तुमको
डीमटेरियलाइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, डीमटेरियलाइज्ड और फिजिकल। आगे तो यहाँ पर एक और चीज, आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपका सिर्फ एक अकाउंट नहीं खुलता है, आपके दो अकाउंट्स खुलते हैं। एक अकाउंट खुलेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ जो कहलाएगा डीमैट अकाउंट, और एक आपका खुलेगा अकाउंट डिपॉजिटरी के साथ। समझा क्या? इसको मैं थोड़ा इमेज वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद हो जाए। जैसे मान लो अभी के लिए ये डिपॉजिटरी का लॉकर रूम, और इसमें फिलहाल अभी 6 लॉकर है। इसका मतलब 6 लोग हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, मतलब जो शेयर्स में लेन देन कर रहे हैं। नाम दे देते ए बी सी डी और एफ। इन सभी के डीमैट अकाउंट भी है और प्लस डिपॉजिटरी के पास में भी उनका एक अकाउंट है। समझ आया क्या? तो डीमैट अकाउंट को बोलते डीपी अकाउंट, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट, और डिपॉजिटरी के अकाउंट को तो डायरेक्टली डिपॉजिटरी अकाउंट बोलते हैं। समझ आया? कुछ नहीं है, सिंपल है। जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक के आगे नाम जुड़ जाएगा। तो जैसे मेरा खाता है HDFC में तो मैं लगा दूंगा HDFC अकाउंट, सिंपल। मेरा खाता अगर SBI में तो मैं लगा दूंगा SBI अकाउंट। उसी प्रकार मेरा खाता अगर DP के पास है तो मैं क्या लगाऊंगा, DP अकाउंट। उसी प्रकार मेरा एक और खाता डिपॉजिटरी के पास है तो मैं लगाऊंगा डिपॉजिटरी अकाउंट, सिंपल। तो ये जो अपन चार्ट बना रहे हैं वो कहाँ है, डिपॉजिटरी के पास। समझा क्या? अब मान लो पूजा है, पूजा बोले सर मेरे को डीमैट अकाउंट खोलने का, तो पूजा किसके पास जाएंगी, स्टॉक ब्रोकर के पास। पी फॉर पूजा विल गो टू स्टॉक ब्रोकर, और वहां वो रिक्वेस्ट देंगे काय के लिए। तो वहां पर जो वो रिक्वेस्ट देंगी उस फॉर्म का नाम है DRF, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। लर्न करा दूंगा बाद में, अभी सिर्फ समझने के लिए उसको याद रख लो। DRF करके एक फॉर्म है जो पूजा सबमिट करेंगी, किसको, स्टॉक ब्रोकर को। स्टॉक ब्रोकर मतलब कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी बताया था ऊपर, ये क्या सर्कल भी किया हुआ है, पक्का समझ आया इतना? तो आपने स्टॉक ब्रोकर के पास में रिक्वेस्ट दिया फॉर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। स्टॉक ब्रोकर एक और रिक्वेस्ट कहाँ ट्रांसफर करता, डिपॉजिटरी को, और वो बोलता एक नया ड्रॉवर ओपन करो, किसके नाम का, पूजा के नाम। समझा क्या? तो पूजा जैसे ही हल्दीराम के IPO का शेयर खरीदेंगी और उसको अगर IPO लग गया तो पूजा के फिजिकल शेयर इसमें डिपॉजिट होंगे और पूजा को स्टॉक ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में वो ऑनलाइन डिस्प्ले होंगे। ये जो सेफ रूम बताया था ना मैंने, सेफ रूम में ये लॉकर बन रहा, और हर पर्टिकुलर इन्वेस्टर का एक ड्रॉवर है, मतलब या फिर बोलो लॉकर है, जिसके अंदर शेयर्स आते भी है और शेयर्स जाते भी। ठीक है, बट डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना ही याद रखो, इतना बहुत होता है। थैंक यू, टाटा, टेक केयर।